Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Agha Shahryar Khan from 48 CTP and currently allocated in Audit and Account Service. I welcome to all of you once again on the platform of CSS Brainweek and in the weekly news analysis. Today we are going to discuss all the news, all the relevant news related to CSS and PMS right from December 27, 2021 to January 9, 2022 तक ऑलमोस्ट ये कोई 2 वीक्स बनते हैं या 1.5 वीक बनता है और इसके अंदर जितनी भी रेलिवेंट न्यूज है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एंड विल आल्सो डिस्कस वेयर टू यूज दैट न्यूज एज एन एविडेंस टू सब्सटेंशिएट आवर आर्गुमेंट। इतनी ज्यादा हैपनिंग्स नहीं हुई लेकिन कुछ बड़ी बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हुई हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द अनाउंसमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बाय अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान जो कि जो है वो 2022 से लेके 2026 तक की है। उसको देखेंगे क्या है। द नेक्स्ट वन इज मिनी बजट अगेन दैट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। मिनी बजट को देखेंगे क्या प्रेजेंट हुआ, क्या उसके अंदर नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, आइदर इट इज हेल्पफुल और इट विल इंक्रीज द इन्फ्लेशन इनसाइड पाकिस्तान। And the third one is the border issue between Afghanistan and Pakistan। जैसा कि स्टार्ट में यहाँ पर उमैर ने भी कहा कि सर बॉर्डर इशू हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर द अराइवल ऑफ तालिबान गवर्नमेंट थोड़ा सा बॉर्डर स्क्रिमिश हुआ। जो उनके ग्राउंड लेवल के कमांडर हैं दे ट्राइड टू इम्पीड द प्रोसेस ऑफ बॉर्डर फेंसिंग बिटवीन ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ है, उसको किस तरह रिजॉल्व करना चाहिए। देन there are some international happenings as well. The phone call between the Biden and the Putin related to different issues, particularly concerning the Ukraine one. उसको हम देखेंगे कि उसको किस तरह लेके जाना चाहिए। देन अगेन अफगानिस्तान के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है वो एक पॉजिटिव जेस्चर शो किया है कि वी विल रिलीज मोर फंड्स टू मिटिगेट द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन अफगानिस्तान। तो उसको भी थोड़ा सा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये किस चीज का है और किस तरह ये चीजें जो है वो फोल्ड हो रही हैं। Again, particularly focus. The particular focus is on geo-economics as far as our foreign policy is concerned or national security policy is concerned। उससे related भी statement है। foreign minister ने जो है वो अपने ambassadors को guide किया कि आप इस process को जो है वो fast करें। तो ये तमाम चीजें इंशाल्लाह आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे one by one। If you have any question, you can discuss in the chat। और जो हमारे व्यूअर्स हैं यूट्यूब के उनको भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। तो बट बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यूज वीकली न्यूज सेशन में आपसे दो बातें डिस्कस करना चाहूंगा जल्दी जल्दी से। द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू द 8th एक्सक्लूसिव एसे सेशन। हमारा जो 8th एक्सक्लूसिव एसे सेशन है वो जनवरी 14 से स्टार्ट होने जा रहा है। इट इज अ 12-week कोर्स। इट मींस इज अ 3-month लॉन्ग कोर्स। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कवर 12 थीम्स इन दिस सेशन। ठीक है, 12 थीम्स हम कवर करेंगे जिसके अंदर 12 मॉक्स होंगे। वीकली मॉक्स कितने होंगे? 12। और उसी के अंदर 12 थीम्स कवर किए जाएंगे। हर थीम के ऊपर आपको लेक्चर मिलेगा 2 से 3 क्लासेस का, फिर उससे रिलेटेड मटेरियल भी दिया जाएगा ताकि आप उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें और फिर यहाँ पर मॉक टेस्ट दें। तो हमारे पास कौन कौन से थीम पहले तो क्लासेस होंगी रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे, टेक्निक ऑफ ऐसे, इंट्रोडक्शन, आउटलाइन, comprehension of title, etc etc। then we will focus on थीम बेस्ड प्रिपरेशन जिसके अंदर हम कवर करेंगे डिजिटलाइजेशन इन पाकिस्तान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलिंग इकोनॉमी, डेट मैनेजमेंट, ग्रिड पावर पॉलिटिक्स, यूएस चाइना कोल्ड वॉर, ग्रिड गेम इन सेंट्रल एशिया, हाइब्रिड वॉरफेयर, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड रीजनल चेंजिंग डायनामिक्स, एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड जेंडर। ये तमाम 12 थीम्स को डिटेल में कवर किया जाएगा और अगर आप इन 12 थीम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप फाइनल एग्जाम में भी देखेंगे कि इन्हीं 12 थीम में से एक नई टॉपिक आपके सामने होगा। तो द ओरिएंटेशन क्लास इज ऑन 14th of Jan। इफ यू वांट टू join the orientation class or to register yourself in that batch, WhatsApp us। हमारा WhatsApp नंबर तमाम लोगों के पास है
ठीक है, तो आप ये व्हाट्सएप करें, ओरिएंटेशन क्लास को ज्वाइन करें और फिर ये बैच को भी ज्वाइन करें। नेक्स्ट जी, इससे रिलेटेड एक और चीज है कि वो बच्चे जो सीसी 2021 का सिंध का पेपर देने जा रहे हैं या सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए अपडेटेड नोट्स हैं फॉर द करंट अफेयर्स एज वेल एज पाकिस्तान अफेयर्स। करंट अफेयर्स का टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके सामने है। all the relevant topics as well as the updated with updated statistics data and examples। ये कोई मेरे पास 15 से 20 टॉपिक्स या उससे भी ज्यादा के टॉपिक्स के नोट्स है जो कि प्रिपेयर किए गए हैं फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सीएसएस ब्रेनवी। इफ यू वांट टू अवेल योरसेल्फ द नोट्स इन हार्ड कॉपी, अगेन व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। आप इसके ऊपर मैसेज करें और उस नोट्स को भी आप अवेल कर सकते हैं इन हार्ड कॉपी में। इसके अंदर तमाम रेलिवेंट टॉपिक्स हैं विद सीएसएस 2022 या पीएमएस 2022 से रिलेटेड, फ्रॉम जियो इकोनॉमिक्स टू तालिबान 2.0, पाकिस्तान एफर्ट्स टू स्टेबिलिटी अफगानिस्तान, बिल्ड बेटर वर्ल्ड के साथ जो है बीआरआई का क्या कंट्रास्ट है, देन अकुस और क्वाड क्या है, इंडो पैसिफिक पॉलिसी, पाकिस्तान एनर्जी वोस, ई वोटिंग इन पाकिस्तान, डिजिटल एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, गवादर पोर्ट वर्सेस चाबार पोर्ट, सीपैट 2.0, डिजिटलाइजेशन इन पाकिस्तान, और फिर रिलेशंस आ जाएंगे पाक यूएस, पाक रशिया, इंडिया पाकिस्तान, सीनो पाकिस्तान रिलेशंस, पाकिस्तान टर्की, एफएटीएफ जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है उससे रिलेटेड, सीओपी 26 अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई है, देन हाइब्रिड वॉरफेयर, एसएनसी एंड पॉपुलेशन एक्सक्लूजन। सो अगेन इफ यू वांट दिस नोट्स, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप इसके ऊपर मैसेज करें और आप ये नोट्स भी ले सकते हैं। चलें जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीकली न्यूज एनालिसिस। तो सबसे पहली न्यूज जो है हमारे पास, as I mentioned in my introduction, is the first ever security policy being unveiled today। It means December 2017 को ये पॉलिसी जो है वो अनवील्ड की गई थी और फिर कैबिनेट से पास कराया गया दिसंबर 28 से। इसमें मेरा एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर भी है, पर्टिकुलरली टू दोस स्टूडेंट्स हु आर इन बैच 8 ऑफ करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, उनके लिए पूरा इसके ऊपर एक डिटेल्स लेक्चर भी लिया गया था 1.5 घंटे का। बट फॉर द वीकली न्यूज एनालिसिस में आपको कुछ बातें बताता जाऊं। इसको क्लेम किया जा रहा है कि इट विल बी अ फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी टू बी अप्रूव्ड एट द मीटिंग एंड लेटर इट विल बी मेड पब्लिक। अभी तक इसको पब्लिक नहीं किया गया, अभी तक इसके सैलिएंट फीचर्स नहीं बताए गए, कुछ मोटी मोटी बातें बताई गई हैं। फॉर इंस्टेंस द होल पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द एजेंडा और द क्या बोलना चाहिए इसको, द प्रीमिसेस और द बेस ऑफ जियो इकोनॉमिक्स। ठीक है, द होल पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द एलिमेंट ऑफ जियो इकोनॉमिक्स जो कि नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग में हमेशा हमें मेंशन किया गया था कि पाकिस्तान का जो भी जो पैराडाइम होगा, जो भी प्रिज्म होगा दुनिया को देखने का, इकोनॉमी के लेंस से देखेंगे। तो सेम इज द केस विद नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। इन्होंने कहा कि ऑल्दो इट इज अ मल्टी फैसेटेड पॉलिसी, बट जो इसकी बेस है, जो इसकी कोर है, वो इकोनॉमी के ऊपर होगी। अब कैसे होगी, किस तरह होगी, इसकी क्या डिटेल है, आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। 5 साल की पॉलिसी है 2022 से लेकर 2026 तक। इट कवर्स बोथ ट्रेडिशनल एज वेल एज नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इंक्लूडिंग इकोनॉमी, फूड, वाटर, मिलिट्री सिक्योरिटी, terrorism, population growth, and dealing with the external world, especially major power. The document places special emphasis on economic diplomacy as the focus of Pakistan foreign policy aimed at avoiding being sucked into the bloc politics in the world order and the transition। मैं पहले भी ये चीज बता चुका हूँ, अपनी वर्कशॉप में भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान is basically made a paradigm shift from geopolitics to geoeconomics after learning the hard lessons ऑफ जियो पॉलिटिक्स, चाहे आप वो अफगान जिहाद का हो, चाहे वो वॉर एंड टेरर का हिस्सा हो, या उससे पहले जो है वो आप कोल्ड वॉर में एक वेस्टर्न ब्लॉक की साइड से हो, उससे जो आपने हार्ड लेसन्स लर्न किए कि नो वन इज बेसिकली एक्नॉलेजिंग आवर एफर्ट्स, नो वन एक्नॉलेजिंग आवर रोल इन द वॉर एंड टेरर, इंस्टेड वी आर ब्लेमिंग फॉर डबल गेमिंग, वी आर the great powers make us a whipping boy or a scapegoat for their failure in Afghanistan। तो उससे हमने सबक सीखा और फिर आपको स्टेटमेंट्स भी पता है कि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू बी द फ्रेंड इन वॉर, वी बिकम अ फ्रेंड इन पीस। हम
पीस के अंदर आपके दोस्त बनना चाहते हैं, वॉर के अंदर दोस्त नहीं बनना चाहते। तो ये पूरी पॉलिसी जो पैराडाइम शिफ्ट की नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग में भी रिफ्लेक्ट हुआ, उसके बाद से डिफरेंट बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए या एमओयू साइन हुए, चाहे उज्बेकिस्तान के साथ है, चाहे आप पाकिस्तान से लेकर टर्की तक जो नई आपने ट्रेन शुरू की है, जो कि अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही पहुंची है, टर्की वाया ईरान, वो आप देख लें। उसके अलावा दूसरे आपने एमओयू साइन किए हैं, सेंट्रल एशियन पता है, वो ताजिकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, तो उन सब की बेस जो है, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जो आपने लास्ट कुछ 2-3 हफ्ते पहले ही मेरे न्यूज़ वीक एनालिसिस में जो आपने ब्लूप्रिंट पेश किया था थ्रू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ, उस ब्लूप्रिंट में भी यही था कि पाकिस्तान वांट स्ट्रांग बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूएस शुड नॉट व्यू पाकिस्तान फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ अफगानिस्तान। हमारे ऊपर हमें अपनी ही जो है एंटिटी समझकर एक इंडिविजुअल की हैसियत से रिलेशन मेंटेन किया जाए, हमें किसी और के प्रिज्म से नहीं देखा जाए। और द सेम थिंग इज reiterated in the national security policy, that the core of the security policy is economy rather than any strategic block और strategic dynamics, या जिसको हम बोलते हैं पावर पॉलिटिक्स की बात है, उसमें पाकिस्तान हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान जो है वो फ्रेंड इन पीस है। अच्छा जी, बट अगेन अपोजिशन ने इसको क्रिटिसाइज किया और उनकी बात भी सही थी, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि 5 साल तक पाकिस्तान का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डिफाइन करने जा रहा है, उसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया गया, उसके ऊपर कंसेंसस क्रिएट नहीं किया गया। अगेन ये भी आप कह सकते हैं, जब भी आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर अपना आंसर लिखें तो आप कहें कि द कंसेंसस इज नेसेसरी एज फार एज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, दैट इज पार्लियामेंट। जब तक आप पार्लियामेंट में कंसेंसस नहीं क्रिएट करेंगे, डिबेट नहीं क्रिएट करेंगे, तो इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो एक कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अभी तक पाकिस्तान के जितने भी सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट हैं उसके अंदर एक थॉरो डिस्कशन जरूर हुई है पार्लियामेंट में, चाहे वो 18th अमेंडमेंट है, उसको मैंने पहले भी, अब मेरा लेक्चर मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो कंसेंसस के साथ यूनानिमसली अप्रूव्ड हुआ, ठीक है। ऑल्दो आज भी वॉइसेस है उसके अगेंस्ट, बट एज फार एज द पार्लियामेंट इज कंसर्न, अपोजिशन, गवर्नमेंट, तमाम लोग एग्री थे। उसके अलावा अगर आपको याद हो, दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान होता है एनएपी, नेशनल एक्शन प्लान, वो भी यूनानिमसली आपने अप्रूव किया। तमाम पार्लियामेंट्रीज के सिग्नेचर्स थे, पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट्री लीडर्स है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से, उनके सिग्नेचर से कंसेंसस क्रिएट किया गया, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कंसेंसस क्रिएट करना लाजमी था, बट बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन इन द पॉलिटिकल कल्चर इन पाकिस्तान और द पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली इट didn't happen. So the opposition in Senate on Wednesday called into the question of NSP formed without taking Parliament on board, sparking a war of words and rampants in the House. The opposition also staged a taken walkout from the House against the move, beside lodging a noisy protest in front of the chairman's podium. बिल्कुल सही बात है, बट अगेन ये एक डेफिशिएंसी है, लूप होल है, जो आपने लिखना चाहिए। श्री रहमान ने सही कहा कि शी सेड despite being the primary arena for the policy development, the NSPs has been approved at a meeting of the National Security Committee without expected consultation from parliamentarians. इसके अलावा उन्होंने ये भी रेज क्वेश्चन किया कि the current government is making so much emphasis on economy as far as the documents are concerned, as far as the blueprints are concerned, but on the ground all the claims proved hollow, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि ग्राउंड के ऊपर तो इकोनॉमी तो नजर ही नहीं आ रही। How can the government speak about the NSP that focused on economic development? उन्होंने कहा कि कैसे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं when the economic situation under the incumbent government has proved disastrous for the people. The government is responsible for the unprecedented levels of devaluation, account deficit of $7 billion in the financial year alone, inflation rate almost touching 12, and has racked up raised 50.5 trillion debt and liabilities for Pakistan. People are unable to afford 2 square miles, and those who can afford them do not have gas in their stores to cook. Again, a valid question, valid questions raised by the opposition के आपने नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग हो या इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हो या एमओयूज हो या एनएसपी हो, आप सब जगह इकोनॉमी की बात करते हैं, बट एज फार एज ग्राउंड इज कंसर्न, इम्प्लीमेंटेशन इज कंसर्न, वहां पे हमें वो चीज नजर नहीं आती। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर भी डिबेट है कि क्या है क्या नहीं है। बट अगेन 2 से 3 चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको कंक्लूड करके आगे बढ़ो। द फर्स्ट थिंग इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
think as far as the government of Pakistan is concerned, या as far as the national security architecture of Pakistan is concerned, कि हमारे पास कोई एक national level की security policy बनी पाकिस्तान में first time. The government is claiming it is the first time, but इससे पहले नवाज शरीफ के दौर में जो है वो PMLN के टेन्योर में एक national internal security policy अनाउंस की गई थी जो सिर्फ internal aspect को डील कर रही थी, but ये internal versus external aspect है. Again, क्या कहना चाहिए, वाटरशेड मूवमेंट के गुड इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, लेकिन इसके अंदर डेफिशिएंसीज क्या है, पार्लियामेंटेरियंस को नहीं लिया गया ऑन बोर्ड, डिबेट नहीं की गई, कंसेंसस क्रिएट नहीं किया गया, और फिर जो ग्राउंड लेवल है वो जो है हमारी जो एम्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारा विजन है उससे इन लाइन नहीं है, तो इस चीज को भी देखना चाहिए. सो अगेन द फर्स्ट एवर सिक्योरिटी पॉलिसी बीइंग अनवील्ड ऑन दिसंबर 27 2021. इसकी आगे जैसी डिटेल्स आती जाती हैं इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे आने वाले न्यूज फीड में. फिर इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, एक मिनट दीजिएगा मुझे, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ही आस्क इन वॉइस ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट जियो इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ पाकिस्तान while highlighting the government's paradigm shift from geopolitical contest to geo-economic cooperation. Foreign Minister Shamit Qureshi on Monday urged envoys to make concerted efforts to implement the economic agenda. अब आप देख रहे हैं कि मैं आज से कोई 6 महीने से यही कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है पाकिस्तान पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम जियो इकोनॉमिक फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ CSS 2022 या PMS, जो भी 2020 कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप शुरू से लेके आखिर तक देख लें, यही बातें चल रही हैं, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग हो, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज हो, MOUs हो, फॉरेन मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट हो, COS के स्टेटमेंट हो, PM के स्टेटमेंट हो, अभी तक तो जिसने इस टॉपिक को बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है उसको बड़ा फायदा होगा. इवन ऐसे भी आ सकता है इसके ऊपर. दैट इज वाई इसके ऊपर जो मैंने लेक्चर लिया था वो कोई 1.5 घंटे का लेक्चर है, वर्कशॉप में भी लिया हुआ है, अपने बैच 8 में या बैच 7 में भी इसके ऊपर एक लेक्चर लिया हुआ है, और उसके ऊपर कंटिन्यूस डिस्कशन कर रहा हूं मैं वीकली न्यूज एनालिसिस के अंदर भी. तो इस टॉपिक को आपने बड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है ना. पाकिस्तान पैराडाइम शिफ्ट की क्यों हुआ, क्या इम्पेडिमेंट्स हैं, बेसिकली जियो इकोनॉमिक एजेंडा है क्या पाकिस्तान का, जिसमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, एनर्जी मार्केट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, 4 से 5 कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. फिर उसके अंदर इम्पेडिमेंट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है. फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी आया था कि द जियो इकोनॉमिक शिफ्ट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट इजी, क्योंकि जियो इकोनॉमिक जियो पॉलिटिकल पुल जो है पाकिस्तान का वो बहुत स्ट्रांग है. अफगानिस्तान है, US चाइना की राइवलरी चल रही है, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है, तो जियो पॉलिटिकल पुल इतना स्ट्रांग है कि पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक शिफ्ट कर ही नहीं सकता. तो उसके ऊपर भी पूरी डिबेट है, तो ये सब चीजें अपने जहन में रखिएगा. सो एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एफर्ट टू प्रमोट इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हम भी कर रहे हैं. मैं बता चुका हूँ कार्ड्स के साथ, खासतौर पे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ हमारी बड़ी अच्छी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चल रही है. इवन सऊदी अरब के साथ भी, कि उन्होंने बोला था कि हम रिफाइनरी बनाएंगे गवादर के अंदर, तो वो भी एक अच्छी चीज है. उसके ऊपर भी हमारी बात चल रही है. द फॉरेन मिनिस्टर हेल्ड एन इंटरैक्टिव सेशन विद द पाकिस्तान एम्बेसी, US, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, रशिया, नेदरलैंड्स and the permanent representatives to the New York and Geneva. While underscoring growing significance of geoeconomics in international politics, Mr. Puri said economic security was a crucial function of the national security. Without economic security, आप कुछ भी नहीं कर सकते. ये हमें बड़े लेट समझ में आया है. अगर आप पीछे हिस्ट्री उठा के देख लें, खासतौर पे अगर आपने कोई बुक पढ़नी है द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमी इन ग्रेट पावर्स में, तो उसकी बुक है ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, नहीं, द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स बाय पॉल कैनेडी. द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स बाय पॉल कैनेडी, जिसका प्रिमाइस ही यही है कि किसी भी ग्रेट पावर का राइज या किसी भी ग्रेट पावर का फॉल जो है वो बाज़ाहिर तो शायद मिलिट्री की वजह से नजर आए या स्ट्रेटेजिक रॉन्ग डिसीजंस की वजह से नजर आए, बट एट द कोर वो उसकी इकोनॉमी होती है, उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ही होते हैं. बट अगेन हम देर आए बट दुरुस्त आए. इसके बाद है जी the mini budget, a bitter pill to swallow. Basically, it is a condition by the IMF to present the mini budget, and this budget should be passed by the parliament ताकि वो जो IMF की लोन है वो कंटिन्यू किया जा सके. तो उसके लिए मिनी बजट पेश करना बहुत जरूरी था और उसको पेश किया गया. आइए उसकी डिटेल की तरफ चलते हैं.
ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास मिनी बजट। एक सेकंड दीजिएगा इस साइड। ठीक है, the finance supplementary bill, it is called the finance supplementary bill 2020, that has been popularly described as the mini budget, was introduced on Thursday by the government in the national speaker to live protest from the opposition ranks. और ये क्यों पेश किया जा रहा है? ये पेश इसलिए किया जा रहा है कि the passage of the bill along with the SPP यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये मैं दोबारा भी बता देता हूँ, ये रहा। The passage of the bill along with the State Bank of Pakistan Amendment Bill is one of the key conditions for the resumptions of the 6 billion IMF fund program that the government has ditched in April last year in order to pursue rapid growth in the hope of world coming to its aid after American withdrawal from the neighboring Afghanistan. आपने अप्रैल में रोक दिया था because of the COVID-19 situation, but आपको अब उसको resume करना है, so it is a condition, basically two key conditions, the State Bank of Pakistan's amendment bill और ये एक जिसको हम कह रहे हैं द फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल, इसको पास कराना आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं शुरू से ये बताता चला जा रहा हूँ, चाहे मेरा इकोनॉमी के लेक्चर्स हो, शुरू में मैं हमेशा हर बैच के स्टार्ट में आई यूजुअली टुक द लेक्चर्स ऑन इकोनॉमी, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि IMF, देयर आर basic two conditions by the IMF for the developing countries like Pakistan in order to maintain or in order to reverse the fiscal deficit or current account deficit. वो दो conditions क्या होती हैं? To increase the revenue and to decrease the expenditure. IMF हमेशा यही बोलता है कि आप अपना revenue increase करें और अपना जो है वो expenditure कम करें, अपनी आमदनी बढ़ाएं और अपना खर्चा कम करें। अब आमदनी बढ़ाने के आपके पास बहुत ज्यादा तरीके हैं, बट IMF सिंपल कहता है कि टू इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू, आप अपना टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करें। अब आप कैसे भी इंक्रीज करें, गरीबों को बर्डन पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, आपका मसला है। IMF का मसला यह है कि उसको रेवेन्यू ज्यादा चाहिए ताकि आपका फिजिकल डेफिसिट जो है वो नैरो डाउन हो, और आपका फिर जब आप अकाउंट डेफिसिट की बात करेंगे यानी अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो वो भी नैरो डाउन हो जाए। सेम यहां पर भी यही है, अगर आप फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल को बिल्कुल कंक्लूड करें, समराइज करें, तो क्या है? द मूव इज एम्ड एट नेटिंग एडिशनल रेवेन्यूज टू द ट्यून ऑफ रेज 343 बिलियन और इक्वल टू द 0.6% ऑफ जीडीपी कैन बी इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स एज डिस्क्राइबिंग एज टैक्स ऑन पीपल। कितने रुपए के नए रेवेन्यूज आप जनरेट करने जा रहे हैं? 343 अरब रुपए के, यानी 343 बिलियन रुपीस के न्यू टैक्सेस या पुराने टैक्सेस को इंक्रीज करके जो है वो न्यू टैक्सेस भी लगेंगे, पुराने टैक्सेस में कुछ जगह इंक्रीज भी आएगा, यानी टोटल 343 बिलियन रुपीस टैक्स की सूरत में ज्यादा हासिल होंगे बाय वेरियस टेक्निक्स। कुछ जगह नए टैक्सेस लगाएंगे, कुछ जगह पहले से जो टैक्स है उसको बढ़ाएंगे, एज सिंपली एज द टैक्स ऑन पीपल। दैट इज व्हाई देयर वाज अ ह्यूज hue and cry जो है वो raised by the opposition. So the finance Shaukat Tareen has dismissed every suggestion of new taxation measures being influential in nature, the withdrawal of the tax exemptions and the increase in the sales tax rate on the large number of goods ranging from iodized salt to pharmaceutical ingredients to baby formula milk to cars and more is going to push up the headline prices going forward. बोल रहे हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन थे, उन्होंने कहा कि जो हम नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं या 343 बिलियन रुपीस का जो टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करने जा रहे हैं, इससे इन्फ्लेशनरी नेचर नहीं है, यानी ये इससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, इससे चीज रोजमर्रा की चीजों में इजाफा नहीं होगा। बट अगेन अगर आप इसको गौर से स्टडी करें तो टैक्स एग्जेम्पशन या इंक्रीज, कुछ जगह से जो टैक्स एग्जेम्पशन थी उसको विड्रॉ कर रहे हैं और कुछ जगह में सेल टैक्स में इजाफा कर रहे हैं, जिसके अंदर आयोडाइज सॉल्ट है, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, बेबी फॉर्मूला मिल्क है, कार्स हैं, तो उनकी प्राइस ऑटोमेटिकली जो है वो ऊपर चली जाएंगी। दिस इज द केस डिस्पाइट द मिनिस्टर केम विद द मेजर्स इंपैक्टिंग द कॉमन पीपल अमाउंटिंग टू जस्ट रेज 2 बिलियन। बोलने के फॉरेन मिनिस्टर आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि 2 बिलियन का इफेक्ट आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑफ मोस्ट मेजर्स समहाउ मिल्डर देन व्हाट जनरली बीइंग एंटिसिपेटेड। यहाँ पे ये भी क्लेम किया जा रहा है कि जितना इन्फ्लेशन बढ़ सकती थी उतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बड़ी सोच समझ के
उन जगहों पर टैक्स इंक्रीज है जहां पर आम बंदे का डायरेक्ट जो है वो लिंक नहीं है। सो अगेन इट इज अ गुड स्टेप, बट इसमें भी वही मैं कहूंगा जो मैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कहा था कि इट इज वेरी नेसेसरी और इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्कस इन द पार्लियामेंट एंड टू क्रिएट कंसेंसस, क्योंकि जब आप पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं तो वहां से बहुत ज्यादा एक आपके पास सॉल्यूशंस प्रपोज्ड होते हैं कि अच्छा इस चीज को यूं कर दिया जाए तो जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको भी पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए ताकि वहां पर एक थॉरो डिस्कशन हो और जो है जो भी एंटी पीपल या एंटी मासेस पॉलिसीज है उसको कम किया जा सके, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ाया जा सके ताकि ओवरऑल जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास मिनी बजट, a bitter pill to swallow, finance supplement to be 2020, conditioned by the IMF to resume the $6 billion IMF fund program. इसके अलावा जी नेक्स्ट है ट्रेड डेफिसिट डबल्स इन जुलाई टू दिसंबर एज इंपोर्ट सोर्स, जो पाकिस्तान बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, आप इंपोर्ट्स कितने खरीद रहे हैं और आप दुनिया में एक्सपोर्ट्स कितने कर रहे हैं, उनका डिफरेंस कहलाता है हमारे पास ट्रेड डेफिसिट। डेटा फॉर जुलाई टू दिसंबर पीरियड शोड दैट द इंपोर्ट्स जंप्ड फ्रॉम 39.91 बिलियन 24 से 39 बिलियन तक, तकरीबन 40 बिलियन तक इंपोर्ट्स पहुंच चुके हैं और जबकि एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 25% का इंक्रीज आया है। दैट इज व्हाई द ट्रेड डेफिसिट इज ग्रोइंग विद ईच पासिंग मंथ। नेक्स्ट न्यूज है जी हमारे पास बॉर्डर विद अफगानिस्तान, जैसे कि उमर ने यहाँ पर पूछा भी था, बॉर्डर फेंसिंग विद अफगानिस्तान। ये ड्यूरेंट लाइन का एक बहुत पुराना जो है वो डिस्प्यूट है बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसको छोटा सा नट शेल में बताने की कोशिश करूंगा। जब ड्यूरेंट लाइन बनी उस वक्त जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत थी इंग्लैंड के मतलब इंडो सब कॉन्टिनेंट में, और वहां पर अफगानिस्तान में जो है वो दूसरी मतलब वहां पर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत थी, उनके दरमियान एक मुआहदा हुआ, एक ड्यूरेंट लाइन बनाई गई जिसको हम ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर भी कहते हैं। उसके बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत खत्म हो गई, अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया। तो अफगानिस्तान में जो अथॉरिटीज आई उन्होंने कहा कि वी डू नॉट एक्सेप्ट द लेजिटिमिटी ऑफ द ड्यूरेंट लाइन, हम ड्यूरेंट लाइन की जो लेजिट है इंटरनेशनल लॉ के अंदर हम उसको नहीं मानते, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी टू डिवाइड द फैमिलीज, टू डिवाइड द कल्चर, टू डिवाइड द लैंग्वेज, टू डिवाइड द नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस, हम इसको नहीं मानते। और पाकिस्तान का ये जो फाटा वाला रीजन है ये पूरा जो है वो अफगानिस्तान के अंदर आना चाहिए, बट पाकिस्तान इस क्लेम को कभी भी नहीं मानता, ना ही यूएन मानता है, ना ही कोई दूसरी इंटरनेशनल बॉडी इस क्लेम को एक्सेप्ट करती है, और हर कोई ड्यूरेंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर भी एक्सेप्ट करता है। सो ये हमेशा से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये डिस्प्यूट रहा है, बट द डिस्प्यूट इंटेंसिफाई व्हेन पाकिस्तान स्टार्टेड टू फेंस इट्स 26 किलोमीटर बॉर्डर। पाकिस्तान ने जब उस ड्यूरेंट लाइन के ऊपर बॉर्डर फेंसिंग करना शुरू कर दी, जाली लगाना शुरू कर दी टू स्टॉप द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इलीगल ट्रेड, रिफ्यूजीज एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट थी उसने अगेन इशू को रेज किया कि भाई आप कैसे बना सकते हैं, ये तो आपका बॉर्डर ही नहीं है, ये तो ड्यूरेंट लाइन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर ही नहीं है और पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है। पाकिस्तान डू नॉट बेसिकली गिव अ डेफ ईयर टू हिम, और पाकिस्तान कंटिन्यूअसली जो है वो फेंस करता चला गया। किसी ने दुनिया में, क्योंकि कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, हर कोई इसको इंटरनेशनल बॉर्डर एक्सेप्ट करता है, किसी ने कुछ नहीं कहा। हमने देखा बॉर्डर फेंसिंग की वजह से काफी सिक्योरिटी पर्सनल ने अपनी जान भी दी, क्रॉस बॉर्डर जो है वो फायरिंग भी हुई, काफी दफा अटैक भी हुआ, बट चीजें चलती रही। अब आफ्टर द अराइवल ऑफ तालिबान सोचा जा रहा था कि ये इशू दब गया है, क्योंकि तालिबान हमेशा प्रो पाकिस्तान रहे और कभी भी उन्हें ड्यूरेंट लाइन का जो है वो इशू रेज नहीं किया, बट उनके जो ग्राउंड लेवल के कमांडर्स हैं अगेन दे ट्राई टू इम्पीड द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द फेंसिंग ऑफ बॉर्डर, वहां पे इम्पीड किया गया, बट उस चीज को जो है वो वहीं पे रोका गया और फिर जो है काम को कंटिन्यू किया गया। बट पाकिस्तान अथॉरिटीज तक ये बात पहुंची कि फेंसिंग के बॉर्डर जो है वो तालिबान की तरफ से जो है वो रोका गया, उनकी रुकावटें पेश की गई। स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन देने के बजाय कोई जो है वो
क्या बोलना चाहिए, immature स्टेटमेंट देने के बजाय we dealt this issue very maturely and we said that the whole issue will be resolved through diplomatic means, through dialogue, through negotiations. हम negotiation के साथ diplomatic means के साथ with the Taliban government ये issue को आराम से जो है वो resolve करेंगे and it is a good gesture for Pakistan. Pakistan does not recognize this as a dispute, neither does any international body like the UN. By fencing the border, Pakistan has violated no international laws or treaties and within its right to do so for its own security reason. It is important that the border management is done effectively and with the mutual understanding of the two countries, the Taliban now controlling Afghanistan. It is reasonable to expect they will not actively and deliberately try to undermine Pakistan's interests and will resolve misunderstanding through reasons engagement. And it was unfortunate that the local Taliban commanders display a lapse of judgment by creating unnecessary obstruction in the working being done by Pakistan on the fence. It seems that the Senate Council has prevailed and the military spokesman comment suggests that the mutually acceptable solution will be found. पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा अच्छा जो है वो जेस्चर किया कि हम तमाम बातों को जो है वो negotiations के साथ सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह it will be solved soon. Again, good news as far as the Afghanistan is concerned, that US has decided to put more liquidity into the Afghan economy, and the statement is given by the Secretary of State जो है इनके ब्लिंकन उन्होंने जो है वो ये स्टेटमेंट दिया है. Outing the foreign policy goals of 2020, Secretary of State Anthony Blinken has promised to look intensively at options to put more liquidity in the Afghan economy. उन्होंने कहा कि he pointed out that the US has participated in the release of about $280 million recently in the Afghan trust funds, and we are looking intensely at ways to put more liquidity into the Afghan economy. हम अफगान इकोनॉमी में मजीद जो है वो पैसा डालेंगे और ताकि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है उसको मिटिगेट किया जा सके. इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि यूएस के जो फॉरेन पॉलिसी के इस टाइम पे मेन गोल्स हैं वो क्या है. फॉर एग्जांपल रशियन एग्रेशन टुवर्ड्स यूक्रेन है, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम है और चाइना का राइज है. So, in his view, that China's efforts to challenge the rule-based international order, and these are the key concerns of the United States as far as national security is concerned. So, again, Russia, China और ईरान तीनों का उन्होंने यहाँ पर नाम लिया. इसके अलावा जी हमारे पास है कि अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फोन कॉल बिटवीन the presidents of the two great powers, the United States of America and Russia. दोनों के दरमियान फोन कॉल हुई और खास तौर पे जो है वो यूक्रेन का मामला, इश्यू ऑफ यूक्रेन वाज डिस्कस्ड. मैं पिछले न्यूज एनालिसिस में बता भी चुका हूँ कि मिलिट्री मूवमेंट की वजह से ऐसा फील हो रहा है कि रशिया माइट इन्वेड द होल यूक्रेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है कि रशिया ट्राई टू इन्वेड यूक्रेन, we will put extremely hard sanctions on Russia. और उसके ऊपर टॉक हुई दोनों के दरमियान. The President Joe Biden warned Russia's President Vladimir Putin on Thursday that the US could impose fresh sanctions against Russia if it takes further military actions against Ukraine, while Putin responded that such a US move could lead a complete rupture of ties between the two nations. उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल हम दोनों के दरमियान ties खत्म हो जाएंगे. The two leaders spoke frankly for nearly an hour amid growing alarm of Russia's troop buildup near Ukraine, a crisis that deepened as the Kremlin stiffened its insistence on border security guarantees and test-fired hypersonic missile to underscore its demands. Further US sanctions would be a colossal mistake that will entail grave consequences. उन्होंने कहा कि अगर आप sanctions लगाते हैं तो उसके आपके grave consequences भुगतने पड़ सकते हैं, said Putin's foreign minister advisor Yuri Ushakov, who briefed reporters in Moscow after the Biden-Putin phone conversation. He added that Putin told Biden Russia would act as the US would if offensive weapons were deployed near American borders. उन्होंने कहा कि जो है वो प्यूटिन ने कहा कि अगर रशिया के बॉर्डर पर जो है वो वेपन्स लगाए गए और उसको थ्रेट किया गया तो हम भी उसी तरह फिर रिस्पॉन्ड करेंगे. सो अगेन इट इज डेवलपिंग स्टोरी, देखते हैं क्या होता है, बट अगेन इट इज अ फ्लैश पॉइंट जहां पर एक बहुत खतरनाक वॉर का खतरा हो सकता है. इसके अलावा जी अगेन द फिफ्थ वेव ऑफ कोविड-19 इन पाकिस्तान पर्टिकुलरली इन सिंध, ओमिक्रॉन का जो पॉजिटिव रेट है वो बढ़ता जा रहा है 10%. माइट बी there might be expectation of lockdown in Sindh, particularly in Karachi, because of the surge in positivity rate. काफी 24 घंटों के दरमियान पॉजिटिव रेशियो ऑफ कोविड-19 केसेस सर्ज टू 10.25% इन कराची. उसकी वजह यह है कि हम इसको बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं, ओमिक्रॉन की वेव को हम इसको माइल्ड ले रहे हैं. अगेन इट माइट बिकम
अ सोर्स ऑफ डेंजर फॉर पाकिस्तान, जो अभी तक हम दूसरे कंट्रीज के लिहाज से महफूज है, बट अगर इसको सीरियस नहीं लिया गया और पब्लिक ने भी सीरियस नहीं लिया गया, तो यहाँ से एक बड़ा खतरनाक जो है वो सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर कुछ जो है वो एडिटोरियल्स भी इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं तमाम शेयर कर लूंगा, लेकिन ये एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर एक बहुत अच्छा एक एडिटोरियल आया है फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी टू द रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। और उसने स्टार्ट में एक एग्जांपल भी दी है कोडैक की। कोडैक जो है आप सबको पता है, कैमरा जब डिजिटल कैमरास नहीं थे और रोल वाले कैमरा थे, तो रील जो है वो कोडैक की आती थी। उसने सिंपल एग्जांपल दी है कि अगर आप अपने आप को इन्वायरमेंट के लिहाज से, टाइम के लिहाज से अडेप्ट नहीं करते हैं, यू विल फेल टू एब्सॉर्ब द चेंज, आप पीछे रह जाते, यू विल लेफ्ट फार बिहाइंड as far as the rest of the people are concerned या rest of the countries is concerned। तो आपको with the passage of time चेंज को अडेप्ट करना चाहिए। उसने कोडैक की एग्जांपल दी कि कोडैक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी as far as the photography is concerned, but उसने डिजिटल फोटोग्राफी को एक्सेप्ट नहीं किया, उसमें अपने आप को अडेप्ट नहीं किया, एंड द रीजन दैट इन 2012 में वो कंपनी बैंकरप्ट हुई। सेम इज द केस विद एनर्जी, particularly the renewable energy। The whole world is moving एक्सट्रीमली फास्ट टूवर्ड्स द रिन्यूएबल्स। पूरी दुनिया एक्सट्रीमली फास्ट मूव कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ठीक है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान, वो ऑन द अदर हैंड कोल पावर प्लांट्स जो है वो अपने में इंस्टॉल कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया आगे निकल जाए और आप पीछे रह जाए, देन इट विल बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू टू मैच द पेस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसने कहा भी कि द शेयर ऑफ द रिन्यूएबल इन ग्लोबल एनर्जी जनरेशन stood at 29% 2020। ये दुनिया में इस टाइम पर 2020 के अंदर जो है वो 29% एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल्स एनर्जी से प्रोड्यूस हो रही, चाहे वो सोलर है, विंड है, हाइड्रो है। यूरोप इज लीडिंग द वे एंड इट्स सेट टू बिकम द फर्स्ट क्लाइमेट न्यूट्रल कॉन्टिनेंट बाय 2050। और यूरोप जो है वो 2050 तक जो है वो क्लाइमेट न्यूट्रल कॉन्टिनेंट हो जाएगा, यानी पूरी एनर्जी जो है वो वहां पर रिन्यूएबल्स पे प्रोड्यूस होगा। करेंटली द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द फाइनल एनर्जी कंजप्शन ईयर अराउंड 20%। फिर the technological advancement has made the installation of renewable energy projects are cheaper and cost effective। उसने कहा कि पिछले कुछ सालों में, 10 सालों की अगर आप बात करें, 10 से 12 सालों में जो जो कॉस्ट है प्रोड्यूसिंग एनर्जी थ्रू सोलर एनर्जी और अदर रिन्यूएबल एनर्जीज, वो बहुत नीचे गई है। फॉर एग्जांपल, द लेवल्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी फॉर सोलर पीवी हैज गॉन डाउन फ्रॉम $359 पर मेगावाट टू $36 पर मेगावाट, और 90% रिडक्शन। जो कि $360 पर मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, अब सिर्फ $36 पर मेगावाट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सेम इज द केस विद विंड पावर, डिक्लाइन 72%, मेकिंग द सेकंड चीपेस्ट सोर्स। ठीक है जी। फिर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स की बात करें, ठीक है, कि भाई सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट होती है, तो द शेयर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 1/5 इन गवर्नमेंट global carbon emissions at COP26 in Glasgow, 30 countries including India plan to phase out fossil fuel powered vehicles by 2040। बोले ग्लासगो में जो COP26 हुई, 30 कंट्रीज ने इंक्लूडिंग इंडिया ये प्रॉमिस किया कि वो फेज आउट करेंगे फॉसिल फ्यूल पावर्ड व्हीकल्स 2040 तक। तमाम बड़ी कंपनीज, चाहे वो फोर्ड हो, मर्सिडीज बेंज हो, जनरल मोटर्स हो, वोल्वो एंड 2 डजन फ्लीट ऑपरेशन इंक्लूडिंग उबर इन ट्रांजिशन टुवर्ड्स जीरो इमिशन व्हीकल्स। वो बोलेंगे सब ट्रांजिशन है कि किस पे चले जाएंगे, जो जीरो इमिशन व्हीकल्स के ऊपर, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर चले जाएंगे। The US has already introduced Zero Emissions Vehicle Act by 2020, requiring 50% all vehicles from 2050 to be zero emission vehicles। बोले यूएस ने तो जीरो इमिशन व्हीकल एक्ट भी कर दिया और ये पोस्ट कर दिया कि भाई 50% जो तमाम व्हीकल्स हैं जो सोल्ड होंगी 2025 में, वो जीरो इमिशन व्हीकल्स होंगी। सो दुनिया इस पेस के साथ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। मैं इसके ऊपर ज्यादा बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, zero emission is an important topic for CSA 2022 as far as essay is concerned। current affairs के लिए भी important topic है, लेकिन essay के लिए बहुत important topic है। So what will be happen to the countries that resist change? जो change नहीं adapt करेंगे, जो resist करेंगे, उनके साथ क्या हो सकता है? For a developing countries like Pakistan, the situation doesn't seems to be pleasant।
क्यों जी? With increased focus on the clean energy to keep the global temperature under control, strict environment rules and regulations will be enacted in the spirit of the Paris Climate, COPs, SDGs. Trade policies, embargoes, and trade barriers will be created to promote green products and discourage products made on relying dirty fuel. क्या जी? होगा क्या अगर आप चेंज नहीं करेंगे अपने आप को with the passage of time and to adapt yourself with the evolving technology? होगा क्या? हर गुजरते टाइम के साथ सिचुएशन रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होते चले जाएंगे, चाहे वो COP26 के हों, इन्वायरमेंटल रूल्स हों, SDGs के रूल्स हों। फिर क्या होगा? ट्रेड पॉलिसीज, एम्बार्गोज और ट्रेड बैरियर्स लगा दिए जाएंगे। ये बात मैंने पहले भी कहा था कि भाई वो तमाम मुल्क से दुनिया प्रोडक्ट्स खरीदेगी जो अपनी प्रोडक्ट्स को इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कोल्ड पावर प्लांट से जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जीज को यूज करते हुए उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और फिर बेच रहे हैं। आपकी प्रोडक्ट कोई दुनिया में नहीं खरीदेगा, कहेगा ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स नहीं है, इससे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट किया गया है, तो इसी वजह से इनकी प्रोडक्ट्स ना खरीदे जाए, इनके ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगा दिए जाए, एम्बार्गोस लगा दिए जाए। तो आपके जो मजीद एक्सपोर्ट जो ऑलरेडी डिक्लाइन के ऊपर है वो मजीद डिक्लाइन के ऊपर चले जाएंगे। आपकी पूरी इंडस्ट्री जीरो पे चली जाएगी अगर आपने अडेप्ट नहीं किया रिन्यूएबल एनर्जी को। डिस्करेज ऑल द प्रोडक्ट्स मेड ऑफ और रिलाइंग ऑन डर्टी फ्यूल। बोलेगा ये डर्टी फ्यूल से प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि प्रोडक्ट्स कोई ना ले भी तो ज्यादा जो है वो सस्ती खरीदी जाए, आप कंपीट ही नहीं कर सकते। विद द करंट प्लेजेस मेड बाय गवर्नमेंट इट इज एस्टिमेटेड दैट 13 मिलियन न्यू जॉब्स इन रिन्यूएबल सेक्टर विल बी क्रिएटेड नेक्स्ट 10 इयर्स। दुनिया भर में 13 मिलियन जॉब्स जो है वो पाकिस्तान में से 13 मिलियन जॉब जो है वो प्रोड्यूस होंगी नेक्स्ट ईयर तक। तो जो क्लीन एनर्जी से जो जॉब्स है वो जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से जॉब्स खत्म होंगी उनको यहाँ से ऑफसेट कर दिया जाएगा। तो इन अ नटशेल वी हैव टू match the pace with the other countries or with the world. Although it is easier said than done, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि it is not a situation to install old power plants. उसका कोई फायदा नहीं। आज से 5 से 10 सालों में दुनिया आपको जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी कोल्ड पावर प्लांट्स को, जिस तरफ दुनिया चल चुकी है। ठीक है, आप वो कर भी लें, बिजली भी प्रोड्यूस कर लें, आप अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाएंगे। आप अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे भी तो वो बहुत सस्ती बिकेंगी, आप पे ट्रेड बैरियर्स लग जाएंगे। ठीक है, सऊदी अरबिया ने ये चीज रियलाइज की, इसकी हम केस स्टडी कह सकते हैं कि सऊदी अरबिया ने अपने आप को ट्रांजिशन करना शुरू कर दिया। इन एन एफर्ट्स टुवर्ड्स अ ग्रीन सऊदी अरबिया, द किंगडम रिसेंटली साइंड multi-million dollars to purchase solar power plants and is embarked on a journey to produce 50% of electricity from renewables by 2030 compared to 1% today. बोले अभी सिर्फ 1% सऊदी अरबिया अपनी बिजली रिन्यूएबल्स से शुरू करता है और 2030 तक वो कह रहे हैं कि हम 50% अपनी बिजली जो है वो रिन्यूएबल्स से प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उन्होंने मल्टी बिलियन डॉलर्स प्रोजेक्ट इनिशिएट कर दिया है ताकि वो सोलर पावर प्लांट्स को खरीदे। इसी तरह वो अपनी टूरिज्म इंडस्ट्रीज को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एन एस्टिमेटेड 10 बिलियन ट्रीज आर आल्सो इंप्लीमेंटेड टू डिकेट द काउंटर desertifications, pollution or health hazards. So the prospect for transition towards RE seems to be bleak in Pakistan in the near future, considering the sustained on public expenditure during the pandemic, debt servicing newly built local power plants, and that will be difficult to retire and hiking tax or renewable items to meet IMF conditions. अभी पाकिस्तान के जो prospects है वो bleak है because हमारी एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर लो है, कोल पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, बट अगेन पाकिस्तान की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है एज फार एज द रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, by utilizing just 0.071% of the land of Pakistan can fulfill electricity demand through solar power alone. बोला है कि अगर पाकिस्तान का सिर्फ 0.071% लैंड यूटिलाइज कर दिया जाए तो प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू सोलर पावर, तो पाकिस्तान की पूरी एनर्जी नीड्स को जो है वो मीट किया जा सकता है। सो the need of the hour is a firm stance and long-term policy commitment to make our fate different to what happened with the Kodak. अगर आपने पेस को मेंटेन नहीं किया, चेंज को अडेप्ट नहीं किया, तो वही होगा जो फोटोग्राफी कंपनी डिजिटल फोटोग्राफी को ना अडॉप्ट करके कोडैक ने गलती की थी और एट द एंड उसको बैंकरप्ट होना पड़ा। तो खुदा ना करे ऐसा ही चीजें डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान के साथ भी ना हो। तो अगेन रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको आपने जरूर स्टडी करना है। So this is it from my side as far as the weekly news analysis is concerned from December 27 to January 9, 2022. Inshallah we will meet in next week, but आप लोगों से again वही दो बातें हैं कि our 8th session act exclusive session of essay is going to start from January 14। जो है वो हमारा यहाँ पर ओरिएंटेशन सेशन भी है, उसको आप ज्वाइन करें।
इंशाल्लाह 3 मंथ लॉन्ग कोर्स है, उसको आप ज्वाइन करें और फिर 12 मॉक्स होंगे, 12 थीम्स को हम इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में कवर करेंगे, जिसमें क्लीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी भी है। और फिर नेक्स्ट है वो बच्चे जो सीसी 2021 सिंध देना जा रहे हैं या फिर सीसी सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक अपडेटेड नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं, सीए नोट्स, करंट अफेयर्स के और पाकिस्तान अफेयर्स के, consisting of all the relevant topics with updated data and examples, so you can buy them as well. So thank you very much. Inshallah, we will meet in next class. Till then, Allah Hafiz and take care.